ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो लोकतंत्र के महापर्व के तीसरे चरण के लिए आज वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। आपको बताते कि 12 राज्यों की 93 सीटों के लिए आज वोटिंग हो रही है। प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब बारी जो है जनता की है, अपने घरों से बाहर निकले और ज्यादा से ज्यादा अपने मताधिकार का प्रयोग करे। तो इसी दौरान सतीश सिंह हमारे साथ संवाददाता संभल से जुड़े हुए हैं। सतीश, अगर बात की जाए, आधे घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है वोटिंग शुरू हुए हुए, कैसी हलचल आप देख पा रहे हैं संभल में? लोगों में कैसा उत्साह, कैसा जोश हो चुका है? अब बात की जाए यहाँ पर प्रशासन ने और पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं, क्योंकि प्रशासन ज्यादा बढ़ा दिया गया है। और बात की जाए तो यहाँ पर जो चप्पे चप्पे पर प्रशासन देखा जा रहा है, यहाँ पर अधिकारी बार बार आकर देख रहे हैं और देखने के बाद में जानकारी ले रहे हैं कि किसी को असुविधा तो नहीं है यहाँ पर। और जब बात की जाए तो वोटर भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हम बात करेंगे, महिलाएं यहाँ पर आ चुकी हैं, महिला सुबह से नहीं आई है, हम वोट डालने आई हैं। आप? हाँ, वोट डालना है। हाँ, वोट डालना है। कैसा लग रहा है? सही लग रहा है। सही लग रहा है। तो क्यों और लोगों से क्या उम्मीद करेंगे? अभी सुबह सुबह जल्दी आए वोट डालना है या अभी शाम से? आ रहे हैं सब, आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। ठंडे के चक्कर में जल्दी आ गई आप। ये महिलाएं ये सुबह सुबह आ चुकी हैं वोटिंग करने। और जो है यहाँ पर, लेकिन देखा जा सकता है जिस तरीके से पोलिंग पर जो भीड़ होनी चाहिए थी सुबह सुबह मचा है वो। सतीश, क्या माना जाए कि जो बुजुर्ग मतदाता है वो वोटिंग के लिए काफी उत्साहित दिखते हैं, लेकिन जो युवा है वो देरी से उठते हैं और देर से घरों से बाहर निकलते हैं, क्या वजह मानी जाए? कि हम आपको बता चले, अभी जो युवा वर्ग है वो निकल रहा है धीरे धीरे, पर लेकिन जो महिला है, बुजुर्ग महिला है, वो सुबह इसलिए निकल के आगे कि धूप का ज्यादा वो कर जाता है कि धूप ज्यादा पड़ रही है, तो इसलिए जल्दी निकल के आ गई। युवा है वो कह रहे हैं हम दोपहर में डाल देंगे, किसी वक्त भी डालने का प्रयास करेंगे। तो देखा जा सकता है कि जिस तरह से भीड़ होनी चाहिए बूथों पर, वो भीड़ अभी नजर नहीं आ रही है। सतीश, साथ ही अगर 2019 चुनाव की बात करें और अगर 2024 को कंपेयर करना हो तो क्या अंतर अब की बार आप देख पा रहे हैं? देखिए, हम आपको बताते थे जिस जगह 2019 में संख्या बड़ी थी बूथों पर, लगातार भीड़ उत्साह थी, पर लेकिन आपको उत्साह देखना नहीं मिल रहा लोगों के अंदर। और वो जो है जैसे भीड़ होना चाहिए, पर लेकिन बात की जाए, मैं और देखो उस पर जाकर देखता हूँ बूथों पर कहीं भीड़ नजर आती है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा फर्क था कि जो भीड़ होनी चाहिए थी वो भीड़ अभी तक नजर नहीं आ रही है। देखो यहाँ पर दिखाऊँ आपके लिए, यहाँ पर जो बूथ है, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि बूथ वो खाली खाली बूथ पड़े हैं यहाँ पर, कहीं बूथों पर भीड़ एकदम नजर नहीं आ रही है जो होनी चाहिए थी। लेकिन अभी तक पता नहीं क्यों लोग सुबह सुबह निकल क्यों नहीं आ रहे, क्या समस्या आ रही है, अभी तक ये सामने बात नहीं आ पा रही। क्योंकि सुबह से प्रचार चालू कर दिया था, लोगों का कहना था कि सुबह ही जल्दी जाकर वोटिंग करें, क्योंकि सुबह ठंडा मौसम है। लेकिन अभी तक बूथों को देखा जा सकता है प्रशासन की लेकिन चौंधा स्थिति है, लेकिन यहाँ पर बूथों में जो आना चाहिए लोगों के लिए, वोटरों के लिए, वो नजर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल सतीश, और यही पहले और दूसरे चरण में भी देखने को मिला कि जनता काफी उदासीन दिखी और काफी कम मतदान प्रतिशत रहा। आऊंगी आपके पास, आप बने रहिएगा। एक बार सनी सिंह का रुख कर लेते हैं। सनी हमारे साथ बरेली से जुड़े हुए हैं। सनी, अगर बात की जाए, आधे घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है वोटिंग शुरू हुए, अब कैसी हलचल देख पा रहे हैं? लोगों में कैसा उत्साह, क्या लोग घर से बाहर निकल रहे हैं मतदान करने के लिए? जो समय निकल गया है, लेकिन उसके बाद ही आपको बता दें, तो मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा वो दिखाए, तो ये पोलिंग बूथ है, सुरक्षा कर्मी बाहर बैठे हुए हैं, लेकिन पोलिंग बूथ पूरी तरह से अभी खाली पड़े हुए हैं। एक दो लोग कतार में खड़े हुए हैं। तो देखा जाए तो अभी तक जो लोग हैं वो घर से निकल कर तो वो सुबह घर से बाहर नहीं आ रहे हैं। तो जैसे पहले दूसरे चरण में देखा गया था कि वोटिंग फीसदी 2019 के मुकाबले में यहाँ पे कम हुई थी, तो वही जो तीसरा चरण है वहां में भी ये उम्मीद लगाई जा रही है कि 2019 में जो वोटिंग है तो उसका थोड़ा सा कम जो फीसदी है वो निकल के आएगा, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है यहाँ पे। ठीक है, आपको सनी रोक रहे हो। गांधीनगर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, क्योंकि आज दोनों ही अपने गृह क्षेत्र में पहुंचे हैं, वोटिंग करेंगे, वोट डालेंगे। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं गांधीनगर से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह अपने गृह क्षेत्र पहुंचे हैं। तो साथ में यहां पर आप देख सकते हैं शक्ति प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और अनोखे अंदाज में जब भी पहुंचते हैं जनता के बीच तो हमेशा वहां उनको देखने के लिए, उनकी लोकप्रियता इस कदर की भारी संख्या में लोग उन्हें देखने के लिए पहुंचते हैं। और गुजरात से क्योंकि खास रिश्ता भी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो जब भी गुजरात में पहुंचते हैं गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जोड़ी, तो भारी संख्या में जनता उन्हें देखने के लिए पहुंचती है, उनका अभिनंदन करने के लिए पहुंचती है।
तो जनता का अभिनंदन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख सकते हैं हाथ हिलाते हुए उन्हें जो अभिनंदन है उसको स्वीकार करें। साथ ही अनोखे अंदाज में जनता के बीच जरूर पहुंचते हैं, हैंडशेक करते हुए आप देख सकते हैं। जो लोग हैं उनके लिए कई बार कुछ लेटर्स, चिट्ठियां या उनका ऑटोग्राफ भी लेते हैं। तो हमेशा जनता के बीच स्पेशल कनेक्ट, 1-to-1 कनेक्ट बनाने के लिए हमेशा पहुंचे हुए रहते हैं। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख सकते हैं, एक कोई उनका फैन उनके लिए उनकी तस्वीर बना के लाया है तो उस पर सिग्नेचर कर रहे हैं, उस पर साइन कर रहे हैं। तो आज गुजरात पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह। आपको बता दें कि गुजरात की 25 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग हो रही है और 25 की 25 सीटें 2019 में भारतीय जनता पार्टी जीती थी। बीजेपी ने 25 की 25 सीटों पर कमल खिलाया था। तो आज गुजरात की 25 सीटों पर वोटिंग है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह अपने गृह क्षेत्र में वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की ये जोड़ी वहां पर पहुंची हुई है और गुजरात के जो दिग्गज नेता हैं किस तरह से सिर झुकाकर पीएम मोदी का अभिवादन कर रहे हैं। तो हाथ हिलाते हुए जनता का अभिनंदन स्वीकार करते हुए आप पीएम मोदी को देख सकते हैं, वोट कास्ट करने के लिए पहुंच गए हैं। तो पूरी तरह से तैयारियां कर दी गई हैं, तैयारियां पूरी हैं और वोट कास्ट करके यही संदेश देने की कोशिश कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो लोग हैं अपने घरों से बाहर निकले और लोकतंत्र के इस महापर्व का गौरव बने, अपना वोट जरूर कास्ट करें। तो एक छोटी बच्ची के साथ तस्वीर खिंचवाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, क्योंकि बच्चों के प्रति एक अनोखा प्यार उनके मन में देखने को मिलता है, जहां भी पहुंचते हैं बच्चों से जरूर कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो पोलिंग बूथ पर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अपना वोट कास्ट करेंगे पैर छूते हुए, आप उन्हें देख सकते हैं। और इस दौरान पोलिंग सेंटर, मतदान केंद्र में पहुंच चुके हैं, अपना वोट कास्ट करेंगे। बतौर प्रधानमंत्री ये तीसरी बार है जब पीएम मोदी अपना वोट कास्ट करने गुजरात में पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं सिर्फ अपना वोट कास्ट करने पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पीएम मोदी को देखने के लिए भारी संख्या में लोगों का हुजूम जो है वो उमड़ा हुआ है। इस दौरान गुजरात के गांधीनगर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो मैनपुरी से मुकेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मुकेश, वोटिंग शुरू हुए आधे घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, कैसी हलचल आप देख पा रहे हैं? और अगर बात करें मैनपुरी के रण की, काफी इंपॉर्टेंट इसे बोल सकते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के 10 सीटों पर आज चुनाव है और 10 सीटों की बात करें तो उन 10 सीटों में से 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी का जो सैफई परिवार है, यादव परिवार है, उसकी साख दांव पर है। प्रिया जी, आपको बता दें कि सैफई परिवार की ये सीट बहुत रिजर्व सीट रही है नेताजी के निधन के बाद इस चुनाव में। मुकेश, आपको रोकूंगी, आऊंगी आपके पास। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, पीएम मोदी मतदान करने के लिए मतदान केंद्र में पहुंच चुके हैं, साथ में गृह मंत्री अमित शाह उनके मौजूद है, वोट कास्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं थोड़ा जो वोट कास्ट करने से पहले जो वेरिफिकेशन होता है, जो फॉर्मेलिटीज होती हैं वो पूरी कर रहे हैं और अब से कुछ ही देर में अपना वोट कास्ट करेंगे और एक संदेश देने की कोशिश कि पहले मतदान फिर जलपान। आप देख सकते हैं सुबह सुबह पीएम मोदी अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे तो जनता से, देश की जनता को यही संदेश देने की कोशिश, क्योंकि आपने देखा होगा पहले और दूसरे चरण में जो मतदान प्रतिशत था वो 60% से कम रहा। ऐसे में जनता को यह संदेश देने की कोशिश कि ज्यादा से ज्यादा अपने घरों से बाहर निकले, अपना वोट जरूर कास्ट करें और इस लोकतंत्र के महापर्व का गौरव जरूर बने, अपनी भागीदारी जो है जरूर निभाएं। तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, गांधीनगर में आज गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों अपना वोट कास्ट करने पहुंचे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना वोट कास्ट उन्होंने कर दिया है। तो अपने जो भागीदारी होती है एक इंडिविजुअल की अपने देश के प्रति, वो निभाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख सकते हैं। ये तीसरी बार है जब बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है यहां पर पहुंचे हैं। एक बार 2014 में, उसके बाद 2017 में जब विधानसभा चुनाव और उसके बाद 2019 में, और अब ये 2024 की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है यहां पर
पहुंचे हैं, अपना वोट कास्ट उन्होंने किया। उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, गुजरात के भारतीय जनता पार्टी के जो भी दिग्गज नेता हैं वो मौजूद हैं। और जिस तरह से पीएम मोदी यहां पहुंचे, जनता का भारी हुजूम, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से सिर्फ पीएम मोदी को देखने के लिए भारी संख्या में लोग मौजूद थे, चाहे वो छोटे बच्चे हो या बड़े बुजुर्ग हो। तो जोश सभी में। और गुजरात की खास बात यही है क्योंकि पीएम मोदी का गृह क्षेत्र है, तो जितनी भी सीटें हैं सभी भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में सभी में कामयाब इससे पहले के चुनावों में रही। और अब 2024 का ये रण, सुबह सुबह पीएम मोदी पहुंचे, अपना वोट कास्ट किया और यही संदेश जनता को देने की कोशिश कि पहले मतदान फिर जलपान। तो जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख सकते हैं, खुशी देख सकते हैं चेहरे पर, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह का चेहरा हो या पीएम मोदी का। तो जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए पीएम मोदी को और वोट कास्ट कर लिया है। और जनता से यही अपील कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में घरों से बाहर निकले और वोट जरूर कास्ट करें, लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा जरूर बने और अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। तो पीएम मोदी के साथ सेल्फी क्लिक कराने के लिए आप देख सकते हैं जनता के साथ जो लोग उनको देखने पहुंचे थे उनके साथ सेल्फी भी क्लिक कराई। और अब विदा लेते हुए अपने काम के साथ आगे बढ़ते हुए पीएम मोदी को आप देख सकते हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से अभिवादन जनता का स्वीकार किया और सेल्फी भी क्लिक कराई। साथ में कुछ लोगों को ऑटोग्राफ्स भी उन्होंने दिए, बच्चों के साथ भी तस्वीरें क्लिक कराई, अपने मताधिकार का प्रयोग किया। और खुशी के साथ अब आगे बढ़ते हुए ये तीसरी बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 के रण में पीएम की रेस में सबसे आगे इस दौरान चल रहे हैं। देखिए वो स्याही का निशान दिखाते हुए गर्व के साथ, क्योंकि मतदान जो है वो कर दिया है और स्याही का निशान दिखाते हुए यही संदेश देने की कोशिश कि सुबह सुबह मैंने निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है, अब आप भी घरों से बाहर निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। तो स्याही का निशान दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। अहमदाबाद से लाइव आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जनता का अभिवादन स्वीकार किया और स्याही का वो निशान दिखा रहे हैं खुशी के साथ। आप खुशी देख सकते हैं चेहरे पर किस तरह से, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीते और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को बहुमत के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ विजय बनाया। क्योंकि पूरा का पूरा 2014 का अगर भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन कैंपेन देखे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा गया और जीता गया। 2019 में फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी लड़ी, अपने मुद्दों पर लड़ी, जिस तरह से काम किया गया 370 की बात हो या जिस तरह से जो अपने संकल्प पत्र में जो वादे किए गए थे। और ये तीसरी बार होगा जब फिर से पीएम मोदी को चेहरा बनाते हुए, अपने काम को बैकअप बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से चुनावी रण में है और जोर शोर से इस चुनाव में जुटी हुई है, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी के अन्य दिग्गज हो। आप देख सकते हैं रोड के दोनों ही तरफ भारी संख्या में लोग जो है मौजूद हैं पीएम मोदी को देखने के लिए, उनका अभिवादन करने के लिए। और पीएम मोदी गृह मंत्री अमित शाह के साथ आगे बढ़ते हुए, क्योंकि वोट कास्ट कर लिया है, समय मिलता है थोड़ा भी तो जनता के बीच जरूर पहुंचते हैं, 1 to 1 कनेक्ट जरूर करते हैं। और यही खासियत है कि इसलिए इतनी लोकप्रियता है। और गुजरात की जब बात आती है तो एक खास रिश्ता उनका गुजरात से है, क्योंकि अपनी राजनीति की शुरुआत गुजरात से की, गृह क्षेत्र है उनका, पहले मुख्यमंत्री रहे, फिर उसके बाद तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तब की तस्वीरें हैं जब पीएम मोदी ने अपना मत अधिकार का प्रयोग किया, जब मतदान करने पहुंचे। तो मुकेश हमारे साथ मैनपुरी से बने हुए हैं। मुकेश, अगर मैनपुरी के रण की बात करें, आप बता रहे थे, अपनी बात पूरी करिए मुकेश। बिल्कुल, मैं बता दूं, जो चुनाव हुआ था उसको मैं नेताजी के निधन पर संवेदना में जो वोटिंग परसेंटेज मिला था, डिम्पल यादव को 2,83,000 मतों से जीत दर्ज कराई। मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं, इस बार समाजवादी पार्टी ने कोई भी ऐसा वीआईपी नहीं छोड़ा है, क्योंकि मैनपुरी लोकसभा सीट एक हॉट सीट हो गई है। मैनपुरी और कन्नौज जिनको चैलेंज के रूप में भारतीय जनता पार्टी ले रही है, जिसके लिए इतना मजबूत जो प्रत्याशी है ठाकुर जयवीर सिंह को
मैदान में उतारा है और ये जो उनका माहौल। अच्छा मुकेश, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा था कि 2022 उपचुनाव डिंपल यादव सिर्फ इसलिए जीत गई क्योंकि इमोशनल कार्ड खेला गया था मुलायम सिंह यादव की वजह से, 2024 लेकिन नहीं जीत पाएंगी, कितनी सत्यता इस दावे में और कितना आप इस दावे का असर देख पा रहे हैं ग्राउंड पर? क्योंकि डिंपल यादव की बात की जाए पूरी तरह से डटी हुई है ग्राउंड पर। जी बिल्कुल, इस चीज का प्रभाव देखने को मिल रहा है और ये बिल्कुल भी नहीं, भारतीय जनता पार्टी इस सीट को और कन्नौज सीट को चैलेंज के रूप में ले रही है और साफ तौर से देखने को मिला है कि मोदी की गारंटी वाली जो योजना है आम जनमानस को काफी प्रभावित कर रही है, उनको लुभाया जा रहा है और जो विपक्षी जो समाजवादी पार्टी का जो घोषणा पत्र है उस पर लोगों को अभी भी विश्वास नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो योजनाएं हैं उनसे प्रभावित हो रहे हैं और इसको सीट है जो रण है, एक तरफ जहाँ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डिंपल यादव हैं तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी है ठाकुर जयवीर सिंह, इन चैलेंजर रूप में बताया लिया जा रहा है कि जसवंत नगर एक हॉट स्पॉट बनाया जाता है समाजवादी पार्टी के लिए, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो कि नरेंद्र मोदी जी ने बीते 5 मई को एक जनसभा को संबोधित किया है और इस बार हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का मैनपुर सीट पर कमल खिल जाए। बिल्कुल मुकेश, यही चीज देखने को भी मिली कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी के गढ़ में सेंधमारी के लिए कई जनसभाएं की, चाहे वो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, तो कोशिश यही है कि अब की बार सैफई परिवार के गढ़ में सेंधमारी की जा सके। आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे चर्चा करूंगे। हमारे साथ विजय बने हुए हैं बदायूं से। विजय, अगर बदायूं की बात करें, कैसा रण आप बदायूं का देख पा रहे हैं? वोटिंग शुरू हुए जो है काफी वक्त जो है लगभग 1 घंटे का समय जो है बीत चुका है, कैसी हलचल लोगों के बीच, क्या अब उत्साह दिख रहा है लोगों में वोटिंग को लेकर? देखिए, जिस तरह से बदायूं की बात की जाए तो बदायूं हॉट सीट मानी जा रही है और उत्तर प्रदेश के सपा के महासचिव शिवपाल सिंह यादव के बेटे यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और उधर ब्रज क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष भाजपा से दुर्विजय सिंह शाह के मैदान में है। देखिए, ये बदायूं की अगर बात की जाए तो देखिए रण जो 24 का रण है वो एक दिलचस्प है, क्योंकि यहाँ पर अगर बात की जाए, देखिए ऊपर से तमाम, देखिए बीजेपी की अगर बात की जाए तो अमित शाह से लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के नीचे के तमाम जो केंद्र के नेता थे, तमाम अपनी जमीन तलाशने में जुटे थे और लगातार जो है यहाँ पर जो है रैलियां कर रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी शिवपाल की जो जमीन है, शिवपाल ने बदायूं आकर के जो जमीन तैयार की थी अपने बेटे के लिए, वो वाकई में एक यहाँ पर मिसाल है, क्योंकि बदायूं जो कि समाजवादी पार्टी का पुराना गढ़ कहा जाता है, तो एक बार फिर जो है शिवपाल यादव अपने गढ़ में कहीं ना कहीं भारी पड़ रहे हैं। जी विजय, जिस तरह से आपने भी कहा कि पीएम मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, क्योंकि बदायूं, मैनपुरी और संभल ये 3 ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने तमाम जो स्टार प्रचारक हैं, दिग्गज नेता हैं, उन्हें जनसभाओं के लिए या चुनावी प्रचार प्रसार के लिए उतारा, लेकिन क्या जो बीजेपी की तरफ से जो मेहनत की गई, क्या वो सफल होती हुई दिख रही है जमीनी स्तर पर? उसका कुछ असर पड़ेगा आज? देखिए, बीजेपी के जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, अगर बदायूं की बात की जाए, बदायूं लोकसभा से जो प्रत्याशी हैं वो स्वयं में अपने आप को एक स्टार प्रचारक हैं और जिनके लिए देखिए ताबड़तोड़ बीजेपी ने मेहनत की थी, मगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो उसने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी, अखिलेश यादव से लेकर के, और यहाँ पर जो राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी के हैं तो उन्होंने भी जो हर रूठे हुए जो यहाँ पर नेता थे, तमाम नेताओं को मना करके, चाहे वो बसपा के हो, उनको भी तोड़ने का काम किया और अब यहाँ पर सपा का गढ़ मजबूत करने का काम किया। अगर बदायूं की बात की जाए तो बदायूं जनपद में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें 4 विधानसभा क्षेत्र जो है बदायूं लोकसभा में है और 2 विधानसभा क्षेत्र जो है आंवला लोकसभा में लगते हैं। अब देखिए, जिस तरह से दोनों सीट आंवला और बदायूं जिस तरह से सपा के लिए भारी पड़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अपने गढ़ में फिर से प्रवेश करना चाह रही है। जिस तरह से एक जो बदायूं का जो गढ़ था समाजवादी पार्टी का, तो शिवपाल के आने से एक बार फिर यहाँ जनता जो है मन बना रही है और पूरा जो है समाजवादी पार्टी ने भी अपनी ताकत झोंकने में कमी नहीं रखी। बिल्कुल विजय, सैफई परिवार के जो 3 बड़े चेहरे हैं, चाहे वो आदित्य यादव हो, डिंपल यादव हो या अक्षय यादव हो, वो चुनावी रण में आज है, तो उन तीनों के ही भविष्य का फैसला आज हो जाएगा। आऊंगी आपके पास, आप बने रहिएगा। सनी का रुख कर लेते हैं, बरेली से हमारे साथ बने हुए हैं। सनी, अगर बात बरेली की जाए, 1 घंटा बीत चुका है वोटिंग को, कैसी लग रही है बरेली की फिजा और बरेली की जनता की फिजा क्या बता रही है?
आपको बताना चाहूँ कि 1 घंटा लगभग यहाँ पे वोटिंग के लिए हो गया है, लेकिन अभी भी बिल्कुल पहले की तरह जो 2019 में जो लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही थी सुबह, इस बार वो कतारें देखने को नहीं मिल रही। किसी पोलिंग बूथ में मैं ये दिखाना चाहूंगा कि अभी भी 2-2, 3-3, 4-4 करके लोग खड़े हैं और अपना मतदान कर रहे हैं, फिर उसके बाद में जा रहे हैं। लेकिन अभी भी देखा जाए तो लगभग 1 घंटा करीब यहाँ पर हो गया है, लेकिन उसके बाद में अभी ज्यादा भीड़ नहीं आई है। तो अभी कहने का मतलब ये है कि बरेली की पब्लिक जो है वो अभी पूरी तरह से घर से नहीं निकल रही है, और ये लगाया जा रहा है कि 9 बजे के बाद में बड़ी तादाद पर यहाँ पे पब्लिक निकलेगी, क्योंकि आपको मौसम के बारे में बता देते यहाँ पे हवा चल रही है, तो इसके लिए अभी लोग सनी, लेकिन सुबह सुबह ये माना जाता है और यही सलाह भी दी जाती है कि जितनी जल्दी हो सके सुबह सुबह मताधिकार का प्रयोग कर ले, मतदान कर दे, क्योंकि थोड़ा ठंडा होता है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा थोड़ा गर्मी बढ़ेगी और लोग जो है कम घरों से बाहर निकलते हैं। ऐसे में क्या माना जाए, जब सुबह सुबह लोगों में उत्साह कम देखने को मिल रहा है, किस तरह से देखें इसे जोड़ते हुए? जी बिल्कुल, जो आपने कहा वो बिल्कुल सही है, क्योंकि सुबह सुबह जो वोटिंग होती है, गर्मी में जब चुनाव होता है तो सुबह सुबह वोटिंग बड़ी निर्णायक होती है और सुबह सुबह बड़ी लंबी कतारें देखने को मिलती है, लेकिन इस बार वो कतारें देखने को नहीं मिल रही है। तो इससे एक अनुमान यही लगाया जा रहा है जनता के बीच अगर उत्साह नहीं है मतदान को लेकर, इसकी वजह क्या माने? क्या जो कैंडिडेट सबकी बार चुनावी मैदान में है ये वजह, या फिर क्या आखिर इसकी वजह मानी जाए सनी कि आखिर जनता के बीच उत्साह नहीं है? अभी जनता के बीच में जो उत्साह नहीं है उसके बारे में अभी ये बताया जा रहा है कि मतलब जनता जो 9 बजे के बाद में बड़ी तादाद से बरेली में निकलती है, सुबह सुबह बड़ी तादाद में यहाँ पे मतलब नहीं होता है मतदान। लेकिन अभी कुछ बूथ है जो अभी यहाँ पे जो मैं पीछे बूथ पर खड़ा हूँ, 2-3 बूथ खड़े हैं खाली है, लेकिन मेरे पीछे जो बूथ है उस पर काफी भीड़ लगी हुई है, लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। तो ये कहना भी गलत नहीं है कि मतलब लोग निकल रहे हैं। यहाँ पे मेरे पास में एक मतदान करके आए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो मतदान करके आए, क्या कुछ मुद्दे हैं और क्या कुछ वो मतदान करके आए? आप मतदान करके आए, क्या कुछ मुद्दे थे आपके? हमारे मुद्दे से बिजली, पानी, सफाई और जगह शिक्षा उच्च मिले, समाज में सुविधा हो, नौकरी मिले। लेकिन हमने अपना वोट राजनीति में दिया है, लेकिन घर बैठ में अपना वोट आज राजनीति में दिया। तो और जो चौथी बार वोटिंग कर रहा हूँ, उनके घर बैठ में अपना वोट राजनीति में दिया। तो ये चौथी बार वोटिंग कर रहे हैं, इन्होंने कहा है कि राष्ट्र को वोट दिया है। तो आपको बता दें कि लोकल मुद्दे हैं वो पूरी तरह से यहाँ से मतलब नहीं है, लेकिन राष्ट्रहित के लिए जो वोट है वो मतलब जो पब्लिक है वो ये कह रही है कि राष्ट्रहित के लिए वोट कर रहे हैं। लेकिन अब देखा जा रहा है, जो मैं आपको कहूँगा ये सुरक्षा करने की तरफ दिखाए, तो अब कुछ लोग आ रहे हैं और अब मतदान अपना करने के लिए बढ़ रहा है और ये कुछ देर बाद ये बिल्कुल सनी, इंडिया वॉइस भी अपने दर्शकों से यही अपील करता है कि ज्यादा से ज्यादा अगर आपके क्षेत्र में आज वोटिंग हो रही है तो जरूर घरों से बाहर निकले। आऊंगी आपके पास सनी, एक बार मुकेश का रुख कर लेते हैं। मुकेश हमारे साथ मैनपुरी से बने हुए हैं। मुकेश, मैनपुरी की जैसे हम बात कर रहे थे, क्योंकि समाजवादी पार्टी का गढ़ है, भारतीय जनता पार्टी ने यहां कभी कमल नहीं खिलाया। ऐसे में अगर बात की जाए, अब की बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, यूपी के मुखिया अखिलेश माफी चाहूंगी योगी आदित्यनाथ हो, या फिर जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह, तमाम दिग्गजों ने यहां पर चुनावी जनसभाएं की, क्या आपको उसका असर कुछ देखने को मिल रहा है ग्राउंड जीरो पर? लोगों में कुछ असर उसका अब की बार? भैया जी आपको बता दें, लगातार जो स्टार प्रचारक की बात की जाए, वीआईपी आने की बात की जाए, मैनपुरी में योगी आदित्यनाथ हो, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हो, और जो मध्य प्रदेश के मोहन यादव जी आए थे, हो सकता है यादव वोट बैंक को कहीं न कहीं सेंध लग जाए और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से लोकसभा चुनाव की शुरुआत हुई है, उससे पहली बार मैनपुरी में एक जनसभा को, मैनपुरी लोकसभा सीट पर पहली जनसभा को संबोधित करने के लिए जसवंत नगर पहुंचे थे। क्योंकि और जो समाजवादी पार्टी का जो चुनावी वोट बैंक है, जिससे वो जीत दर्ज होती है हर बार, वो जसवंत नगर से होती। 50,000 की लीड लेके चलने की बात आ जाए तो वहाँ समाजवादी पार्टी इसीलिए हर बार वहाँ से जीतती थी। मगर ऐसा इस बार लग तो बिल्कुल भी नहीं रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी अपने पूरे दमखम से लगी, सहयोगी परिवार पूरा दमखम से लगा हुआ था। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात की, अमित शाह की बात की जाए, नरेंद्र मोदी जी की बात की जाए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जाए, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, और मेन जो हॉटस्पॉट में जो प्रचारक के रूप में निकले मोहन यादव, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी कहीं न कहीं यादवों को सेंध लगाने की बात की गई। 4 लाख से ऊपर यादव मतदाता है और सेकंड नंबर पर साक्ष्य मतदाता है। इन दोनों ही मतदाताओं को साधने के लिए दोनों ही पार्टियों ने ताकत झोंकी है। मुकेश, जब बात मैनपुरी की हो, क्या अब की बार 2024 के चुनाव में मुलायम सिंह यादव एक फैक्टर हो सकते हैं?
बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी हो सकता है, क्योंकि लगातार सभी दोनों ही राजनीतिक दल और जो लोग प्रयास कर रहे हैं जिस तरीके का माहौल क्रिएट लगे, जीरो ग्राउंड पे बात की जाए तो वहाँ लोगों के अलग अलग विचार निकल कर आ रहे हैं और बदलाव की तस्वीर भी ठीक है मुकेश, आऊंगी आपके पास, बने रहिएगा। एक बार विजय का रुख कर लेते हैं। विजय हमारे साथ बदायूं से बने हुए हैं। विजय, अगर बात की जाए बदायूं में, हमने देखा किस तरह से अखिलेश यादव ने पहले ये सीट शिवपाल सिंह यादव को दी, उसके बाद उन्होंने जो उनके बेटे हैं आदित्य यादव, उनके लिए मांग की इस सीट की, और बाद में आदित्य यादव ने यहां से नामांकन किया। क्या लगता है बदायूं की फिजा क्या कह रही है? क्या शिवपाल सिंह यादव चुनावी रण में होते तो ज्यादा रोचक होता, या आदित्य यादव से भी जनता जो है खुश है? देखिए, जिस तरह से देखिए समाजवादी पार्टी ने दर बदल, मतलब जिस तरह से दर बदर प्रत्याशी बदला था, तो उससे असर तो देखिए बदायूं में पड़ेगा कि जिस तरह से धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतारा, धर्मेंद्र के बाद शिवपाल यादव मैदान में आए, और शिवपाल यादव करीब 20 दिन के बाद जो है बदायूं की जमीन पर आए, और बदायूं से फिर उन्होंने ऐलान किया कि हमारा बेटा यहाँ से चुनाव लड़ेगा। तो जो जनता में एक संदेश गया था, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं खामियाजा समाजवादी पार्टी तो भुगतेगी। लेकिन जिस तरह से कार्यकर्ताओं में और जो आज वोटिंग को लेकर के उत्साह देखा जाता है, तो ऐसा लगता है कि जो समाजवादी पार्टी का गढ़ है, तो समाजवादी पार्टी एक बार फिर बदायूं अपने गढ़ में प्रवेश करने वाली है। लेकिन विजय, हमने देखा था 2019 में बसपा और सपा ने मिलकर चुनाव लड़ा था, तब जाके 15 सीटें वो बचा पाए थे मिलकर। लेकिन अब की बार दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लगता है, बीएसपी ने बदायूं से मुस्लिम खां को प्रत्याशी बनाया है, क्या ये एक फैक्टर हो सकता है वोट काटने के लिए? क्या लग रहा है? देखिए रिया, अगर बता दूं, देखिए जिस तरह से बसपा ने, चाहे वो देखिए आंवला लोकसभा सीट हो या बदायूं की सीट हो, दोनों पे बसपा ने देखिए सब मुस्लिम प्रत्याशी यहाँ लाने के लाए हैं, और उससे देखिए जनता जो मुस्लिम खां बदायूं लोकसभा प्रत्याशी बनाए हैं, वो हालांकि कोई विशेष फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जो मुस्लिम समाज के हैं, जैसे हाजी बिट्टन हो गए, आबिद रजा यहाँ के पूर्व मंत्री हो गए, और हाजी बिट्टन भी बसपा से विधायक रहे हैं, तो इनको जिस तरह से रूठे थे, सलीम इकबाल से की अगर बात की जाए तो यहाँ से कई बार 5 बार सांसद भी बदायूं से रहे हैं। तो ऐसे जो मुस्लिम समाज के जो बड़े चेहरे हैं, तो इनको शिवपाल यादव ने जो रूठे हुए थे वो मनाने का काम किया, और शिवपाल यादव ने एक बार उनको समाजवादी पार्टी में जगह दी और फिर से मना करके समाजवादी पार्टी के स्थान पे खड़ा कर लिया। तो कहीं ना कहीं देखिए एक अकेले मुस्लिम खां से जो समाजवादी पार्टी या मुस्लिम जो चेहरे हैं, मुस्लिम चेहरों पर कोई उनको लेकर के असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि 3 बड़े चेहरे जैसे आबिद रजा हो गए, और ये हाजी बिट्टन हो गए, और सलीम इकबाल शेरवानी हो गए, तो वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं। एक और ही एक बड़ी बात आपको बता दें कि यहाँ पर दातागंज विधानसभा से एक बीएसपी के चेहरा जो रजत गुप्ता थे, उनको भी जो है शिवपाल सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी में, क्योंकि वो वैश्य समाज के जो कि कहा जाए तो बड़े चेहरे थे, वैश्य समाज के एक ऐसे चेहरे थे, तो कि वैश्य समाज जो है समाजवादी पार्टी की तरफ ये मोड़ करेगा। बिल्कुल, यानी बदायूं में मुख्य मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच देखने को मिल रहा है। विजय, बने रहिएगा, आऊंगी आपके पास। सनी का रुख कर लेते हैं। सनी हमारे साथ बरेली से बने हुए हैं। सनी, जिस तरह से बरेली के रण की बात करें तो मुख्य मुकाबला समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच है, जहां बीजेपी से छत्रपाल गंगवार और समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रवीण सिंह जो है चुनावी रण में है। दोनों ही हाई प्रोफाइल नाम आप कह सकते हैं, तो कितना रोचक इस रण को देख रहे हैं? जो बरेली से है वो काफी हाई प्रोफाइल सीट है, जिसमें जो राज्य सरकार से पूर्व मंत्री छत्रपाल सिंह को इस बार यहाँ से कैंडिडेट बनाया गया है। वही प्रवीण सिंह ऐरा जो समाजवादी पार्टी गठबंधन है उधर से प्रत्याशी है, तो इस बार जो देखी जा रही है वो सीधी फाइट है, क्योंकि दूसरी पार्टी इस बार चुनावी लड़ रही है। जो बसपा थी तो उसका नामांकन जो है खारिज हो गया था, तो उसके बाद में अब जो सीधी फाइट है वो बीजेपी और सपा के बीच में है। और यहाँ पे जो देखा जा रहा है ये काफी नेक टू नेक फाइट चल रही है, जिसको लेकर आपको बता दें कि अभी मतलब जो वोटर है वो पूरा साइलेंट रहा इस बार, क्योंकि यहाँ पे 8 बार के जो सांसद थे संतोष कुमार गंगवार, उनका टिकट काटकर इस बार छत्रपाल गंगवार को प्रत्याशी बनाया है। तो इस बार जनता में भी कुछ वो थी जो थी, जिसको लेकर जनता भी कुछ नहीं बोल रही थी, लेकिन अब इस बार देखा जा रहा है तो इस बार बड़ी तादाद में ये बताया जाएगा कि वोटिंग होगी। तो फिर अब आपको बताए पीछे देखें, और कैमरामैन से कहूँगा कि काफी भीड़ अब निकल कर आ रही है, जो अब वोटिंग मतदान है वो अब बढ़ेगा। बिल्कुल, यानी सनी जैसे जैसे समय बीत रहा है, वक्त बीत रहा है, तो लोग जो है घरों से बाहर निकल रहे हैं। बिल्कुल, जैसे ही समय बीत रहा है तो लोग निकल रहे हैं, और अब बढ़ाएंगे
जो अब 10 बजे का जो फिगर निकल के आएगा, जो सरकारी फिगर निकल के आएगा, तो उसमें मतदान प्रतिशत जो होगा वो बढ़कर आएगा। आपको बता दें कि अब जो लोग हैं वो बड़ी तादाद पर यहाँ पे पोलिंग बूथ पर आ रहे हैं। ठीक है सनी, बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करेंगे। हमारे साथ मैनपुरी से बने हुए हैं मुकेश। मुकेश, जिस तरह से समाजवादी पार्टी की बात करें तो 2019 में जब सपा और बसपा का गठबंधन था, कुल मिलाकर 15 सीटें जीते थे, जिनमें 5 सीटें समाजवादी पार्टी जीती थी। 2024 की अगर बात करें तो सैफई परिवार से 5 लोग चुनावी रण में हैं। क्या लग रहा है मुकेश, अब की बार क्या ये जो ग्राफ है ये बढ़ेगा, 5 से ज्यादा सीटें हासिल हो सकती है? फिजा अब की बार क्या कह रही है, किस तरह से जो लोगों में हलचल है या उत्साह है वो क्या कहता है, या जो ग्राफ है वो 5 पर ही अटका रहेगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बार बार परिवारवाद का आरोप भी लगाया गया कि जिस तरह से सीटें दी गई उनमें 5 सीटों पर सैफई परिवार से उम्मीदवारों को उतारा गया। पहले 2019 में एनडीए गठबंधन के साथ बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ बीएसपी के साथ गठबंधन किया था, जिसके बाद बीएसपी ने अपना खाता अच्छे से खोल पाई थी, क्योंकि दलित वोट बैंक जो था और अन्य वोट बैंक जातियों का था वो सीधा बीएसपी को ट्रांसफर हो गया। और उसके बाद बीएसपी ने अपना अच्छा प्रदर्शन करने की जो रिजल्ट आए थे, उसके बाद समाजवादी पार्टी से गठबंधन होने के बाद भी उनका रिजल्ट जो था वो अच्छा निकल कर आया। अब इंडिया गठबंधन से है और बीएसपी अलग मैदान में आई है और भारतीय जनता पार्टी भी बहुत ही स्टैंड मजबूती पर है। तो इससे साफ तौर से जाएगा 5 सीटें जो परिवार को दी गई हैं उसमें से जितनी सीटें हैं हो सकता है कि समाजवादी पार्टी अपना खाता खोलने के बाद आगे भी बढ़ जाए और हो सकता है कि 5 से अंदर का खाता समझ कर रह जाए। कि मतदान परसेंट जो अगर बढ़कर जाता है तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को फायदा होगा। अगर वोटिंग परसेंट कम रहा तो उसमें सीधा नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा और भारतीय जनता पार्टी को इसमें साफ तौर से फायदा होता हुआ नजर आएगा। सीटों की और जाति आंकड़ों की बात की जाए तो इसमें जो लोग हैं, जिस तरीके से बात की जा रही है, जो सीटों की बात की जा रही है, चाहे बदायूं हो, कन्नौज हो, मैनपुरी हो और आजमगढ़ हो, आजमगढ़ को भी लोग चैलेंजर के रूप में ले रहे हैं कि आजमगढ़ से भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी चुनकर उतारा है। वहाँ धर्मेंद्र यादव जो सांसद उप सांसद है उनको प्रत्याशी उतारा है। यानी परिवार के परिवारवाद का जो जी ठीक है मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बने रहिएगा, आगे भी जानकारी हासिल करेंगे आपसे। वहीं हम रुक कर लेते हैं सतीश का। सतीश हमारे साथ संभल से बने हुए हैं। सतीश, अगर बात की जाए संभल की तो 2019 में शफीकुर रहमान यहां से जीते थे। अब की बार उनके जो पोते हैं जियाउर रहमान बर्क वो चुनावी रण में हैं और काफी विवादों में भी बीते दिन रहे, चर्चाओं में रहे कि जिस तरह से बयानबाजी उन्होंने की। क्या लग रहा है अब की बार, किस तरह से संभल की फिजा? देखिए, हम बता रहे जब शफीकुर रहमान बर्क से उनका एक अलग रुतबा था, लेकिन बात की जाए तो यहाँ पे जो है प्रेमलाल सैनी, उनका परिवार भी हमारे साथ है। आज हम उनसे बात करने की बात करेंगे, क्योंकि जब 2019 में जो हुआ वो गठबंधन की बात की जा रही थी, तो गठबंधन में ये कह रहे थे कि हमसे कहीं चूक हुई है। आप देखना है कि जैसे कहीं कहाँ चूक होती है। उनके बेटे हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, आपको क्या लगता है? आपको पब्लिक का जो प्यार मिला इस बार चुनाव प्रचार के दौरान, हम पूरी तरह आश्वस्त हैं कि इस बार संभल में कमल खिलेगा। सर, पिछली बार ऐसा क्या हुआ जो 1 लाख पे हर वोटों से आपकी हार हुई? पिछली बार गठबंधन था जो बसपा का भैया, तो आपका कहाँ से आपको उम्मीद लग रही है, किसका वोट ज्यादा मिल रहा है? पूरे सब समाज का वोट मिल रहा है, हर घर का वोट मिल रहा है। तो मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए पब्लिक के अंदर जो जोश है उससे हम आश्वस्त हैं कि इस बार परमेश्वर से ही संभल लोकसभा से संसद बनेगा। जी, आपको मैं कैसे लग रहा है आपके लिए बताइए, कैसे उम्मीद लग रही है आपके लिए? पूरी उम्मीद रखी, 100% उम्मीद लगी। सतीश, उनसे पूछिए, जिस तरह से जियाउर रहमान अब की बार चुनावी मैदान में है जो कि शफीकुर रहमान के पोते हैं, तो कितनी टफ ये फाइट वो देख पा रहे हैं? क्या कहीं पर है वो फाइट पर? देखिए, जिस तरह से शफीकुर रहमान हुआ है, जो पोते हैं जिया रहमान, वो एक आरोप भी लगा रहे हैं आप पर, तो विपक्ष हमारे जो लगाने का प्रयास कर रहे हैं। और क्या उम्मीद लग रही है, कितनी बड़ी फाइट में आपके साथ में? कोई फाइट नहीं है। तो आपका मुकाबला किस तरह रहेगा? हमारा मुकाबला किसी से नहीं है। संभल में कमल, हर तरफ कमल कमल कमल। देखिए, इनकी बात की जाए तो कह रहे हैं हमारे फाइट किसी से नहीं है, लेकिन इनकी जो फाइट है सपा है, जो जिया रहमान वर्ग है, उनसे ही इनकी फाइट रहेगी। और फाइट में सबसे बड़ा फर्क था कि 1 लाख 65,000 वोटों से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन उस वक्त देखा जा सकता है 19 की बात की जाए, 2024 की बात की जाए तो 2024 में भी यहाँ पर बूथों में देखिए किस तरीके से मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि यहाँ पर जो बूथ खाली नजर आ रहे हैं, कहीं महिला थोड़े बहुत 2-4 दुक्के लोग नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वोट लोग गिरना अभी तक नहीं आ रहे हैं।
ये सबसे बड़ा सवाल था। जिस तरह से पिछली बार वोटिंग हुई थी वो वोटिंग आपको देखने को नहीं मिल रही है। हमारे साथ कोई महिला, उनसे हम बात करेंगे। मैम, आप वोट डालने आई हैं, तो क्या उम्मीद लग रही है आपके लिए? किस मुद्दों को लेकर वोट डालना आई है? क्या आपके मुद्दे रहेंगे? सर, आप वोट डालना है यहाँ पर, क्या क्या उम्मीद लग रही है आपके लिए? नहीं, वोटिंग को लेकर क्या उम्मीद करते हैं? पिछली बार वोटिंग ज्यादा हुई थी, आपके लोग घर से निकल के नहीं आ रहे हैं। हाँ, तो क्या उम्मीद लग रही है आपके लिए, बताइए। पता ना क्यों निकल के नहीं आ रहे? क्यों निकल के नहीं आ रहे? फिर भी हम आ गए, बुजुर्ग हैं, आप सुबह आ गए, जो युवा हैं वो वोट डालने तक नहीं आए हैं। यहाँ पे जो मतदाता है वो बोलने। बिल्कुल सतीश, यानी लोगों में जो है मतदान को लेकर कम उत्साह या खासा उत्साह देखने को इस दौरान नहीं मिल रहा है। किस तरह से देखा जाए इसे? अगर कम वोटिंग होती है या जो मतदान प्रतिशत है वो कम होता है तो किसके लिए नफा या नुकसान? एक महिला आई है, हम बहुत बात करेंगे। विकलांग महिला है, हम वो वोटिंग करना आई है। आपको कैसा लग रहा है वोटिंग करना आई है? बढ़िया लग रहा है। अच्छा लग रहा है। देखिए, विकलांग महिला है, वो वोटिंग करना आई है, लेकिन नौजवान युवा अभी तक वोटिंग करने के घर से नहीं निकले हैं। सतीश, ठीक है सतीश, जिस तरह से अगर कम मतदान होता है, मतदान प्रतिशत कम रहता है संभल में, क्योंकि संभल जो है समाजवादी पार्टी का गढ़ भी कहा जा सकता है, इससे पहले भी 2019 में सपा को ही यहीं से जीत हासिल हुई थी, तो अगर वोटिंग कम होती है तो किसके लिए नफा या नुकसान? देखिए, ज्यादातर वोटिंग कम होती है यहाँ पर, तो ज्यादातर बीजेपी को सीधा सीधा नुकसान नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है बीजेपी का, यहाँ पर जहाँ खड़े हैं बीजेपी का गढ़ माना जा रहा है, और बीजेपी की अगर वोटिंग कम पड़ती है तो बीजेपी को सीधा सीधा नुकसान होगा, क्योंकि यहाँ पर जो सब में अच्छी पकड़ जिया रहमान वर्ग ने कर रखी है वो मुस्लिम समाज का वोट है। सतीश, जिस तरह से जियाउर रहमान जो है बीते दिनों चर्चाओं में काफी रहे, विवादों में काफी रहे, तो अब की बार क्या आपको लगता है जिस तरह से चर्चाओं में रहे उसका कुछ फायदा उनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? के ऊपर है, किसे फायदा मिलेगा किसे नुकसान मिलेगा, क्योंकि अभी तो वोटिंग की तरह से चल रही है, वोटिंग बहुत कम पड़ रही है, उसको देखा जा सकता है, क्योंकि गाँव की जो वोटिंग है उसके रुझान आ रहे हैं और बात करी जाएगी। जैसे बीजेपी ने परमेश्वर लाल सैनी को चुनावी मैदान में उतारा है, समाजवादी पार्टी से जियाउर रहमान बर्क है, बीएसपी से सौलत अली है, क्योंकि बीएसपी और समाजवादी पार्टी दोनों ने ही मुस्लिम कैंडिडेट को चुनावी रण में उतारा है। क्या माना जाए, क्या वोट कटर साबित हो सकता है ये? देखिए, हम आपको बता दें, जिस तरीके से बीजेपी की बात की जाए या समाजवादी पार्टी की बात की जाए, तो उसके हाथ में बीएसपी की बात की जाए तो बीएसपी का तो नाम वहाँ पर बहुत कम है, दलित समाज का वोट है वो ही जाना है, जो बैंक बोलन था। जबकि रही जिया रहमान वर्ग की बात, जिया रहमान और जो यहाँ पर जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनकी आपस में दोनों फाइट रहेगी। यानी बीजेपी और समाजवादी पार्टी में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। साथ ही सतीश, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जोर शोर से अब की बार इन चुनावों में प्रचार प्रसार किया गया, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो या खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, जमकर डटे हुए थे, प्रचार प्रसार भी किया। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव ने भी चुनावी रैलियां की, लेकिन क्या लगता है प्रचार प्रसार में कौन फीका रह गया? देखिए, हम बता दें आपको, प्रचार प्रसार की बात की जाए तो यह बीएसपी का प्रचार प्रसार बिल्कुल फीका रह गया, और उसमें जो है उनका सीधा कोई भी ऐसा नेता नहीं आया, उनके कार्यकर्ताओं ने भी कोई मेहनत नहीं करी है। तो यहाँ पे बात की जाए, दोनों की टक्कर इनकी मानी जा रही है, बीएसपी की कोई टक्कर नहीं मानी जा रही है, जो यहाँ पर सपा और बीजेपी की टक्कर सीधी सीधी मानी जा रही है। सतीश, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से डटी हुई नजर आई, जिस तरह से जो नारा दिया गया है 400 पार का, बीजेपी को बखूबी पता है कि अगर लक्ष्य इतना बड़ा है तो हर सीट पर काम करना है, मेहनत करनी है, और ये चीज उनके प्रचार प्रसार में नजर भी आया। लेकिन क्या लगता है सतीश, ग्राउंड पर क्या जनता के बीच पहुंच पाए बीजेपी के मुद्दे? जी, हम बता रहे हैं, जिसे मुद्दों की बात की जाए, लेकिन पता नहीं जनता तो क्यों नाराज है, किस लिए नाराज है, यही पता नहीं चल रहा। कि बूथों पर जो है खाली बूथ नजर आ रहे हैं, यहाँ पर बूथों पर कोई भी भीड़ नजर नहीं आ रही है। इसलिए देखा जाता है कि जिस तरह से यहाँ पर सिर्फ प्रशासन नजर आ रहा है और सारी खाली नजर आ रही है, खाली बूथ नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक बूथ पर 2-4 महिलाएं या 2-4 पुरुष ऐसे नजर आ रहे हैं जो कि दिखाई दे सकते हैं। जिस तरीके से बूथों पर भीड़ होनी चाहिए थी, वो भीड़ अब कहीं भी नजर नहीं आ रही। कहीं भी किसी भी पोलिंग बूथ पर चले जाओ, किसी भी चले जाओ, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा। जी सतीश, जिस तरह से पहले और दूसरे चरण में भी यही देखने को मिला कि वोटिंग जो प्रतिशत था या मतदान प्रतिशत वो उतना ज्यादा नहीं था, 60% से कम ही रहा। अब की बार भी जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं ग्राउंड पर, क्योंकि आप मौजूद हैं, संभल को अच्छे से जानते हैं, तो ऐसे में अभी जिस तरह से मौजूदा स्थिति है, लोग घरों से बाहर उतने नहीं निकल रहे हैं। ऐसे में क्या माना जाए कि आखिर क्यों जनता के बीच उदासीनता, आखिर क्यों जनता उत्साहित नहीं है वोटिंग को लेकर? आखिर क्या मुद्दों में कमी रह गई कि या फिर राजनेताओं में कमी रह गई कि जनता को अट्रैक्ट नहीं कर पाए बाहर निकलने के लिए?
सर देखिए, हम बात करना चाहेंगे सर, आप देखिए कि जिस तरह से पोलिंग बूथों पर कोई भी नजर नहीं आ रहा है, तो ऐसे क्या कमी रह गई जो बूथ पर लोग मुद्दे नहीं है अच्छे, जिस तरह से जो राजनेताओं ने मुद्दे उठाए, या फिर जो नेता है वो ही जनता को घरों से बाहर निकालने में अट्रैक्ट नहीं कर पाए? क्या मुद्दों को लेकर भटक रहे हैं लोग? ये मुद्दे इनके पूरे नहीं हो पाए इसलिए भी जनता नहीं आ रही लेकर के बाहर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब पूरे बूथ हमने देखा, पूरे चंद्रोशी में विधानसभा में सारे बूथ खाली पड़े हैं। कहीं भी आप देख रहे हो कितने बूथों पर, यहाँ पे 50-20 लोग नहीं है बूथों पर। नहीं, अभी ऐसा है, सुबह का टाइम है ना, अभी गृहिणी घर में काम कर रही हैं। सर 8:30 का समय हो गया और जो है तो समय तो 7 बजे से पोलिंग स्टार्ट हो जाती है। अच्छा सतीश, उनसे पूछे क्या मुद्दे, किन मुद्दों को सोचकर आज अपने मताधिकार का प्रयोग कराए? स्थानीय मुद्दे हावी हैं या राष्ट्रीय मुद्दे हावी हैं? शासन की सर व्यवस्था अच्छी है। बताइए हमारे लिए किस मुद्दों को लेकर आप चुनाव करना है, क्या मुद्दे रहेंगे आपके? नहीं, देश हित के बारे में क्या मुद्दे रहेंगे? नहीं, जो भी है एक मुद्दा सर, देश देश की तरक्की के क्या लिए, देश हित में जो रहेगा, शिक्षा को लेकर के, सड़कों को लेकर के, देश की तरक्की है, राष्ट्र हित में जो भी मुद्दे हैं उन्हें लेकर हम मतदान कर रहे हैं। देखिए सबसे बड़ा सवाल होता है कि यहाँ पर जो मतदान करने आ रहे हैं वोटर भी नहीं बोल पा रहा है, क्योंकि उनका सीधा कहना है बच रहा है, किसी प्रत्याशी का नाम लेने से ही बच रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि जो है, पर लेकिन सबसे बड़ा सवाल होता है कि जिस तरह से भीड़ होनी चाहिए वो भीड़ नजर नहीं आ रही है। सतीश, और तैयारियों की बात करें, प्रशासन की तरफ से किस तरह से तैयारियां, ताकि लोगों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो? प्रशासन की बात किया, प्रशासन लगातार चप्पे चप्पे पर मौजूद है। यहाँ पर प्रशासन की तो बात लगातार जारी है। जनता जो है इस दौरान घरों से बाहर निकल रही है, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है। तो सतीश हमारे साथ लगातार बने हुए। सतीश जी, बात करिए। तो क्या क्या मुद्दों को लेकर आज वोटिंग करना है? साफ होना चाहिए इस मुद्दे पर, क्या करना है हम। कहीं ऐसा तो नहीं कि विकास में कमी रह गई तो इसलिए लोग लेकर के नहीं आ रहे? विकास में कमी है, हमारे ना रहे। क्या कमी है विकास में? बहुत कमी है। कुछ कमी के यहाँ के कर्मचारी, यहाँ के विधायक एमएलए सब बेकार हैं, कुछ कार्य नहीं करा रहे, कोई कार्य नहीं करा रहे हैं, इसीलिए लोग वोट करने नहीं आ रहे हैं। इनका कहना है कि जो विकासों में उन्होंने विकास का कार्य नहीं किया तो लोग नाराज हैं, और नाराज इसलिए वोटिंग करने बहुत कम लोग आ रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने। ठीक है सतीश, ठीक है, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। मुकेश का रुख कर लेते हैं। मुकेश हमारे साथ मैनपुरी से जुड़े हुए हैं। मुकेश, मैनपुरी की बात करें तो किस तरह से आप चुनावी रण देख पा रहे हैं? जिस तरह से लोग जो हैं घरों से बाहर निकल रहे हैं, क्या बोल रही है मैनपुरी की जनता? तो महा कवरेज लगातार जारी रहेगी। यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे, बने रहे हमारे साथ।